90 के दशक में मध्य भारत में गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। स्थिति इतनी भयावह थी कि लंबी गर्दन और चौड़े पंख वाले ये विशालकाय पक्षी लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच चुके थे। लेकिन हाल ही में हुए वल्चर सेंसस में सामने आया है कि मध्य प्रदेश में अब 12,000 से ज्यादा गिद्ध उड़ान भर रहे हैं, जो देश में सबसे अधिक है। लेकिन इस बदलाव के पीछे मौजूद है एक विचार जो गिद्ध को हमारी इकोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण मानता है और उसे बचाने के लिए संघर्षरत है। यहाँ पे मेनली इसका रहता है। कभी कभी कारकस देखो, जैसे वहाँ कारकस पड़ा हुआ है, अगर उसके आसपास देखोगे ना, महीना का फरमार्क लग जाएगा इजीली। मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाले नीतीश अग्रवाल हर सुबह अपना कैमरा लेकर निकल पड़ते हैं उन जगहों पर जहां गिद्ध वास करते हैं। वो नजर रखते हैं इन गिद्धों की हर गतिविधि पर, इनकी जनसंख्या और बिहेवियर पर, क्योंकि उनका मानना है कि वल्चर्स का संरक्षण बेहद जरूरी है मानव अस्तित्व और पारिस्थितिक तंत्र के लिए। मेरा नाम है नीतीश अग्रवाल। मैं NIT से रायपुर से मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करा है। बट पेड़ों पौधों और पक्षियों में काफ़ी समय से मेरा इंटरेस्ट रहा है। मेनली स्टार्ट हुआ था ये इंटरेस्ट बटरफ्लाइज से, फिर डेवलप हुआ बर्ड्स में, देन वो धीरे धीरे बढ़ते हुए कन्वर्ट हो गया वल्चर्स में। वल्चर्स में इंटरेस्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंगली जागा था जब मैं पहली बार रीवा के पूर्वा वाटरफॉल में आया था। एंड विद इन 5 मिनट्स मैंने 3 स्पीशीज़ के वल्चर्स देख लिए थे, जिसमें से 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे और 1 वल्नरेबल कैटेगरी में आता था। सो उस समय मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि ये काफ़ी सुंदर लोकेशन है जहाँ, और मैंने अपना पहला लाइफ का वल्चर यहीं देखा था। सो थोड़ी रिसर्च स्टार्ट करी टू नो अबाउट वल्चर्स। सो ये स्टार्ट हुआ था 2021 में, जब मैंने पहली बार इनके बारे में जानना चालू करा, रिसर्च पेपर्स पढ़ने चालू करे, साथ ही साथ उनके बारे में बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस चालू करें यहाँ पे रेगुलरली विजिट करके। वल्चर्स बेसिकली हमारे फूड चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे फूड चेन में प्रीडेटर्स होते हैं, प्रे होते हैं, वैसे ही स्कैवेंजर्स भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर स्कैवेंजर्स हट जाएंगे तो बेसिकली वो चेन ब्रेक हो जाएगी, एंड उस चेन ब्रेक होने से हम बिल्कुल भी असेस नहीं कर सकते हैं कि क्या नुकसान है, और फ़ायदा तो मुझे लगता नहीं कुछ हो पाएगा। सो वल्चर्स बेसिकली जितने भी मरे हुए जानवर हैं उनको खाते हैं, एंड वल्चर का जो स्टमक होता है वो इतना एसिडिक होता है कि अगर वो मांस अगर कई दिनों से सड़ भी रहा है, उसको भी अगर वो कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके अंदर पनप रहे बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन, सारी चीज़ों को वो फिनिश कर देते हैं, एंड वो न्यूट्रल एसिडिक फॉर्म में उनके बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो बेसिकली देखा जाए तो जितने भी ऑर्गेनिक कारकसेस या जो कारकसेस रहते हैं हमारे, उनको रैपिडली फिनिश करने का काम वल्चर्स करते हैं, जिससे कि हमको 2 फ़ायदा है। एक तो डिसीज स्प्रेड चेक होता है, सेकेंडली हम ग्रीन हाउस एमिशंस को कट कर देते हैं। अगर कोई कारकस को ओपनली छोड़ दिया जाए तो 15-20 दिन लगेगा उसको, एटलीस्ट 15 से 20 दिन तो लगेंगे ही ख़त्म होने में। लेकिन अगर वल्चर्स जहाँ पे हैं तो 5 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम कम से कम 15 दिन का जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो कट कर रहे हैं, जो कि अभी विच इज़ ए नीड ऑफ दिस टाइम कि हमको ग्रीन हाउस गैसेस को बचाना है, मतलब कम करना है उनके एमिशंस को। सो वल्चर्स मेनली यही रोल प्ले करते हैं, जो कि बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। वल्चर्स को जीवित रहने के लिए जिन परिस्थितियों की जरूरत है वह रीवा में मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ लगातार वल्चर्स की संख्या बढ़ रही है। यह बढ़त जारी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए नीतीश हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो फिलहाल 3 साल से जो ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा, कंटिन्यूस ग्रोथ ही है यहाँ पे, एंड द प्राइमरी रीज़न इज़ जो यहाँ पे पेरिनियल रिवर जा रही है, ये प्राइमरी सोर्स है इनके, वाटर सोर्स है बेसिकली। सो बेसिकली यहाँ वाटरफॉल है, तो ये इस जहाँ नेस्टिंग एरिया है, इस रेविन का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखती है। एक्सेसिव हीट में भी यहाँ पे जो बच्चे अभी निकल चुके हैं, सो उनको एक एप्ट एटमॉस्फेयर देती है यहाँ पे डेवलप होने के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड इंक्यूबेशन साइट नेचुरली। सेकेंडली, यहाँ से बिल्कुल क्लोज बाय अगर आप एरियल डिस्टेंस देखेंगे तो 2 किलोमीटर पे गौशाला है। सो गौशाला में ऐसा होता है कि गौशाला में जब गाय कुछ जो बाहर चरने के लिए जाती हैं, तो कुछ गाय बीमार होती हैं तो मर जाती हैं।
सो यहाँ पे कंटिन्यूस फूड अवेलेबिलिटी रहती है, क्योंकि गौशाला में एटलीस्ट 5 to 6,000 काउज है। और अगर हम दिन में देखें तो कम से कम 10 से 12 गायें डेली की मरती हैं। सो उसमें से कुछ को तो गाड़ देते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बाहर ही रहती हैं। सो उनको कंटिन्यूस फूड मिलता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेस्टिंग के बहुत पास में फूड सोर्स है। सो नेस्टिंग के सक्सेस रेट में बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि इस साल मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जर्वेशन मैंने करके गया था, 8 नेस्ट्स थे जो डेवलप हुए थे अंडों के साथ। अभी सारों के सारों में बच्चे हैं। सो हम ये मान सकते हैं, अगर अभी और 1-2 महीने हम इसको ऑब्जर्व करेंगे जब तक कि बच्चे उड़ते नहीं हैं। अगर बच्चे एक बार उड़ गए तो नेस्टिंग सक्सेस रेट विल बी 100%, जो इंडिया में अभी तक कहीं पे भी नहीं है। नीतीश ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं कि वे मवेशियों के शव ऐसी जगह पर डालें जहां वल्चर्स आसानी से उसे खा सकें। ऐसा करके वे वल्चर्स के संरक्षण में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कोई गाय किसी के घर या गांव में मर जाती है तो उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। एंड मोस्टली ऐसी होती है, वो जगह ऐसी होती है कि पेड़ों से घिरी होती है, लोगों से घिरी होती है, तो वहाँ पे वल्चर्स आ नहीं पाते हैं। अब वो वहाँ पे सड़ते रहते हैं, कुत्ते वहाँ पे रहते हैं, नोबडी नोज़ कि क्या बीमारी उसमें डेवलप हो रही है। एंड क्योंकि विलेजेस इतने क्लोज बाय रहते हैं, लोग इतने क्लोजली निट रहते हैं वहाँ पे, कि अगर एक भी डिसीज़ वहाँ पे फैली तो वो पूरे विलेज को रिस्क कर देती है। सो मेनली मेरा अभी उनको अवेयर करने का प्लान ऐसा चल रहा है कि अगर आपके गांव में सिटी मतलब गांव के बीच में कहीं पे कार्कसेस पड़े हुए हैं, तो उसको बस आप अपने ओपन फील्ड्स में डाल दीजिए जितना क्लोजेस्ट है। अगर उसको ओपन फील्ड में डाल देंगे तो वल्चर्स अपने आप उसको ख़त्म कर देंगे और ये बीमारी जो फैलने का रिस्क है वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं वो भी एमिशंस ख़त्म हो जाएंगे। एंड जो फाउल स्मेल के कारण जो विलेज में एक नेस्टी माहौल बन जाता है, वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। वल्चर्स की संख्या में गिरावट के कई कारण माने जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कारण मवेशियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी हैं। जो वेटनरी ड्रग्स आई थी, डाइक्लोफेनेक, कीटोप्रोफेन, मेनली तो डाइक्लोफेनेक के कारण ही इनका लॉस हुआ था। वेटनरी ड्रग्स जो यूज़ होती थी कैटल्स में ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट, एंड अगर उनकी डेथ हो जाती थी तो डाइक्लोफेनेक टोटली उनके बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता था। उनको डाइक्लोफेनेक को उनके बॉडी से बाहर निकलने में कम से कम 20 दिन लगता है। एंड वो 20 दिन के पहले अगर मर जाती थी तो उसको, हमारे यहाँ कोई ऐसा कल्चर तो था नहीं कि जलाना है या गाड़ना है, उस टाइम ओपन डंपिंग ही होती थी। सो ओपन डंपिंग इसलिए होती थी क्योंकि वल्चर्स इतने थे, उनको पता था ख़त्म कर देंगे, बट वो ये नहीं जानते थे कि डाइक्लोफेनेक के कारण वल्चर्स को किडनी फेलियर होने लग जाएगा, एंड किडनी फेलियर से वल्चर्स की डेथ होने लग गई। सो ये एस्केलेट ऐसे हुआ कि एक कार्कस, अगर हम एज्यूम करते हैं एक कार्कस पे 100 वल्चर्स लैंड करते हैं, और अगर वो डाइक्लोफेनेक से पॉइजनड है तो प्राइमरी पॉइजनिंग तो वो 100 वल्चर्स को हो जाएंगी और वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, क्योंकि तुरंत नहीं मरते हैं, 48 आवर्स के अंदर मरते हैं। सो कुछ हो सकता है नेस्ट में जाके मर जाए, कुछ हो सकता है रोस्टिंग स्पॉट्स पे जाके मर जाए, कुछ हो सकता है वाटर के एरिया के पास जाके मर जाए। अब उनको खाने के लिए दूसरे वल्चर्स या कोई दूसरे डॉग्स या कोई और आएंगे, सो वो सेकेंडरी पॉइजनिंग करते थे। तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक ऐसा ग्राफ है जो बिल्कुल अपर ट्रेंड में जा रहा था। सो एक ही कार्कस से 100 वल्चर्स की डेथ, तो ऐसे हमारे देश में पता नहीं कितने कार्कस हुआ करते थे उस समय। सो मेन डाइक्लोफेनेक के कारण जो उनकी पॉपुलेशन में डिप हुआ था, प्राइमरी रीज़न वो था। सेकेंड रीज़न था कि कुछ जगहों पे ये प्रैक्टिसेस होने लग गई थी कि ओपन डंपिंग की जगह हम उनको गाड़ने लग गए थे, और गाड़ने के बाद वो लोग उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स जैसे DDT और फोरेट छिड़क देते थे। अब क्योंकि जैकल्स, हाइनास ये सब काफ़ी कॉमनली विलेजेस के आसपास अवेलेबल रहते थे उस समय, तो वो डगअप करके उनको बाहर निकाल लेते थे, और वो खा के वो DDT और उन फोरेट पॉइजनिंग से वो मर जाते थे। देन उनको खाने के लिए जो वल्चर्स आते थे वो फिर मर जाते थे। सो बेसिकली डाइक्लोफेनेक का ग्राफ काफ़ी ऊपर है, देन आपके ये जो पॉइजनिंग थी ये, एंड थर्ड इज़ कुछ जगहों पे फूड स्कार्सिटी भी रहती थी, तो उस कारण से। सो मेन ये 3 कारण ही थे जिन कारण से वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत सीवियरली डिप करी थी। वल्चर के संरक्षण के लिए लगातार मॉनिटरिंग और लोगों का वल्चर्स के प्रति सकारात्मक नजरिया बेहद जरूरी है। पहले तो गांव में आ जाते थे, हमारा गांव लगा हुआ है यहीं से, सिंचाई गांव में झुंड को झुंड आ जाते थे,
कोई मवेशी कुछ भी हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पे वो पहुँच जाते थे। अब बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि वो हमेशा कारकस वगैरह के पास दिखते हैं, तो लोगों के मन में ये है कि गंदगी फैलाते हैं, गंदे होते हैं, और इसलिए भी इनके पॉपुलेशन में इतना डिक्लाइन भी आया है। लोग इन्हीं को मारना चाहते थे, जबकि यही सारा चीज़ सफाई करने में लगे थे। तो ये भी अवेयरनेस अभी काफ़ी सालों से है, और अभी हम जितने लोगों से अभी मिलते हैं, इवन सफारी रिलेटेड भी, तो उनको भी हम यही दिखाते हैं, तो वो लोग, उनको यही सबसे अच्छी चीज़ है कि देख के सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। आप जितना भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप वाइल्ड में नहीं देखोगे किसका बिहेवियर कैसा है, वो क्लियरली याद भी नहीं रहता है, ना समझ में आता है। लोगों में इमेज जो है वो जितना उनके बारे में जानते हैं उससे क्रिएट होती है। सो अब अगर लोग यही जानेंगे कि वल्चर गंदे होते हैं, मरे हुए जानवर खाते हैं, तो उनको लगेगा कि ये तो गंदे चिड़िया हैं, गंदे बर्ड्स हैं। बट जब किसी और से पूछेंगे जो उसका एसेंस जानते हैं कि भाई वो क्या हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो कि हम अगर करने जाएंगे तो हमें करोड़ों लाखों खर्च करने पड़ जाएंगे, जो कि वो फ्री सर्विस दे रहे हैं, उससे वो उनके मन में जो इमेज एक चेंज होगी, दैट विल अफेक्ट in their conservation as well. नीतीश कहते हैं कि वल्चर कंजर्वेशन के काम में धार्मिक भावनाएं आहत होने और लोगों की मान्यताओं को ठेस पहुंचने का भी डर रहता है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इज रिलीजियस सेंटिमेंट जो काउज को लेके है। सो यहाँ पे क्योंकि एक जगह पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू होने का हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ दिस, कि काउज को हम ऐसे नहीं डाल सकते हैं, उनको प्रॉपर क्रीमेट करना ज़रूरी है। बट अगर हम खुद इमेजिन करें कि अगर 5-6 हज़ार गाय हैं, रोज़ अगर 30 गाय मर रही हैं, 30 गाय को क्रीमेट करने के लिए हमको कितना वुड पाइल लगेगा। तो अगर हम सिर्फ सबको क्रीमेट करने लग जाएंगे तो शायद हमारे फॉरेस्ट बचेंगे भी नहीं। तो बेटर है कि हम अगर उस फूड चेन में हिंड्रेंस ना पैदा करके, अगर हम किसी, हमारे तो रिलीजियस ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ है कि जानवरों को फीड कराना इज़ द मोस्ट पुण्य थिंग आप जो कर सकते हैं। तो अगर हम किसी कारकस को, वल्चर्स को प्रोवाइड करें तो बेसिकली हम फूड ही प्रोवाइड करा रहे हैं उनको, और हम खुद को बचा रहे हैं आने वाली डिसीजेस से, आने वाले जो वेदर चेंजेस हैं उससे। सो इसके नेगेटिव लाइक चैलेंजेस तो ये मेनली रिलीजियस सेंटिमेंट है। सेकंड, हाँ, रेस्टोरेंट, जो वल्चर रेस्टोरेंट की बात करें उससे पोल्यूशन का रीज़न है, लाइक वाटर सोर्सेस पोल्यूट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वल्चर रेस्टोरेंट के मेथड से नहीं जा रहे हैं। वी आर गोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव कारकस मेथड, एंड जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। एंड अभी तक हमने जितने भी 2-3 कारकसेस पे हमने काम करा है वो सारे फिनिश हो गए थे विद इन अ डे। सो अगर एक ही दिन में फिनिश हो जाते हैं तो पोल्यूशन के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वो कारकस रॉट ही नहीं हो पा रहा। जब तक रॉट नहीं होगा तब तक कि वो पॉइजन नहीं कर पाएगा चीज़ों को और सोर्सेस को। सो थोड़ा कास्ट रेजिस्टेंस अभी आता है कभी कभी, बट लोग जब एक मोटिव को लेके आ जाते हैं तो सारे इनिशिएटिव्स फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं। वल्चर सफारी, नेचर वॉक, स्थानीय लोगों, टूरिस्ट और स्टूडेंट को वल्चर्स के बारे में एजुकेट करना, वल्चर्स के संरक्षण के लिए मवेशियों के शवों को खुले में डालने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना और हानिकारक दवाओं और कीटनाशकों से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताना नीतीश के वल्चर कंजर्वेशन इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस काम को शुरू किए उन्हें अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन वल्चर के प्रति उनका लगाव यह दिखाता है कि जो शुरुआत उन्होंने की है उसके दूरगामी परिणाम ज़रूर होंगे। तो वल्चर्स के ऊपर सिर्फ 5-6 लोगों का पूरे इंडिया में काम करना ये इनफ नहीं है, और जिस तरीके से इनकी पॉपुलेशन डिप हो रही है, हमको उसको स्टेबलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा हो गया है कि जितने वल्चर्स पैदा हो रहे हैं उतने ही वल्चर्स की नेचुरली वहाँ पे डेथ हो रही है। तो बेसिकली अब पॉपुलेशन वहाँ पे एक लो पे स्टेबलाइज हो गई है, वो बढ़ नहीं पाएगी कभी। यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इज़ अपवर्ड। यहाँ पे अभी तक मैंने जितना देखा है 2021 में 170 वल्चर्स देखे थे हमने। अभी का काउंट सेंसस का प्रोसेसिंग चल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर का अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम हमने 350 वल्चर्स देखे थे। इसका मतलब यहाँ की पॉपुलेशन डबल हो चुकी है, डबल हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे अपर ट्रेंड चल रहा है।
और हमें इस साइट को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के वल्चर्स अगर बड़े हो जाएंगे तो यही वल्चर्स हैं जो अदर स्टेट्स में माइग्रेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक सैचुरेशन ऑब्वियसली आएगा नेस्टिंग एंड सारी चीज़ों का, तो वो नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए अदर रीजन्स में जाएंगे। तो हमको ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि अदर रीजन्स में सेफ जोन्स हैं कि नहीं। हम अभी हमारे लिए प्राइमरी जो काम है वो है सेफ जोन्स क्रिएट करना, एंड सेफ जोन्स हम तभी क्रिएट कर पाएंगे जब हम प्रॉपरली मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि डाइक्लोफेनेक एंड ये सारी चीज़ों का इलीगल यूज़ तो नहीं हो रहा है। सिनेरियस है क्या? और हिमालयन ग्रिफन भी है। वो कहाँ गया? वो हिमालयन ग्रिफन है या यूरेशियन ग्रिफन है? इसका मतलब सिनेरियस भी होगा। चलो सिनेरियस देखते हैं। भारत में वल्चर कंजर्वेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत है इस काम को गंभीरता से किया जाए ताकि वल्चर के अस्तित्व को संकटग्रस्त स्थिति से बाहर लाया जा सके। रीवा से चंद्र प्रताप तिवारी और पल्लव जैन की ग्राउंड रिपोर्ट।